हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यूनाइटेड स्टेट ने वेस्ट एशियन कंट्री को एक तरीके से तबाह कर दिया, एक तरीके से परेशान किया। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि 1776 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक तरीके से स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र होने के बाद से उसकी पॉलिसी बहुत अच्छी रहती है और पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है कि अमेरिका एक डेमोक्रेसी का प्रबल भागीदार देश है। और कहीं दुनिया में कहीं पर भी अगर डेमोक्रेसी की बात होती है तो अमेरिका एक तरीके से डेमोक्रेसी को प्रमोट करेगा। उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं कि अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद करने में कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी और उसमें हम देखते हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट के जो भी मुस्लिम कंट्री थे उनको अमेरिका ने एक तरीके से बर्बाद कर दिया। तो उसमें हम देखते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी जो है वेस्ट एशिया पॉलिसी एक तरीके से उसकी फॉरेन पॉलिसी बनती थी। फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की जो होती थी वो वेस्ट एशिया के हिसाब से होती थी, इन मुस्लिम देशों के हिसाब से होती थी और पूरे अमेरिकन जो फोर्सेज रहते थे वो इन्हीं देशों में एक तरीके से आके कहीं ना कहीं डेरा डाल के रहते थे। तो उसी कड़ी में हम देखते हैं एक एक देश के साथ कि अमेरिका का बिहेवियर कैसा रहा है और कैसा रहा था और कैसा रहेगा इन फ्यूचर। तो उसी सेंसिटिव बात है जो कि अमेरिका के द्वारा की जा रही है। उसी कड़ी में हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं सीरिया का। सीरिया का एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि सीरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री था 1946 में। सीरिया डेमोक्रेटिक कंट्री था, वहाँ पे चुनाव होता था, वहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव होता था, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता था। लेकिन अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने वहाँ एक तरीके से कूप करा दिया। कूप कराने के बाद वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप एक तरीके से सत्ता में आ जाती है। जब मिलिट्री लीडरशिप वहाँ पे सत्ता में आ जाती है तो सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। बाद में जो है एक तरीके से सीरिया ने एक तरीके से इराक ने जो ईरान पे अटैक किया था उसको एक तरीके से सीरिया ने कंडेम किया। वहाँ से अमेरिका की सीरिया से एक तरीके से दुश्मनी हो जाती है और ये दुश्मनी बाद में भी चलती है। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि सन 2011 में अरब बसंत नाम का एक रिवॉल्यूशन आता है। उसमें अमेरिका पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से बशर अल असद की गवर्नमेंट को एक तरीके से टपल कर दिया जाए, लेकिन बशर अल असद की गवर्नमेंट को टपल नहीं कर पाता है क्योंकि ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है बशर अल असद के सरकार को समाप्त नहीं कर पाता क्योंकि ऑलरेडी रसिया उसको सपोर्ट करता है। इसीलिए अमेरिका बशर अल असद की सरकार को गिरा नहीं पाता है या उसे टर्मिनेट नहीं कर पाता है। इसी संदर्भ में हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे सऊदी अरेबिया का। पूरे वर्ल्ड में अमेरिका चैंपियन बना एक तरीके से डेमोक्रेसी और सेकुलर सिद्धांतों को लेके, लेकिन अमेरिका का जो डेमोक्रेसी का सिद्धांत था वो एक तरीके से यहाँ पे ठीक नहीं बैठता है। अमेरिका का कहना है कि हम डेमोक्रेसी के लिए जाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो जब अमेरिका पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है तो सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी को बहाल क्यों नहीं करता है। सऊदी अरेबिया में हम जानते हैं मोनार्की है और वो हमेशा से राजशाही वहाँ से चलती आ रही है, अभी तक भी वहाँ पे मोनार्की ही है। तो अगर अमेरिका पूरे वर्ल्ड का एक तरीके से डेमोक्रेसी का वर्ल्ड चैंपियन है तो सऊदी अरेबिया में ये उसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ चली जाती है, सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं होता है। उसमें एक तरीके से हम देखते हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट है सऊदी ऑयल में। अमेरिका का इंटरेस्ट हमेशा से रहता है कि ओपेक देशों को फंसा के रखा जाए। उसमें सऊदी ऑयल की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। उसमें सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व है और ऑयल प्रोडक्शन भी सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट की पॉलिसी रहती है कि यहाँ पे मोनार्की को मेंटेन किया जा सके। तो तीसरी कड़ी में हम देखते हैं अफगानिस्तान। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1976 में अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट रिजीम आती है और एक तरीके से लैंड रिफॉर्म और लेबर लॉज दुनिया भर के आते हैं वहाँ पे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया जाता है, एक तरीके से कूप हो जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि 1979 में एक तरीके से यूएसएसआर की फोर्सेज एक तरीके से अफगानिस्तान में पेनिट्रेट करती हैं। जब यूएसएसआर की फोर्सेज अफगानिस्तान में पेनिट्रेट करती हैं तो उनके विरोध में एक तरीके से अमेरिका ने मुजाहिदीनों को वहाँ पे भेजा था लड़ने के लिए। ये मुजाहिदीन वहाँ पे बहुत समय तक लड़ते रहे और बाद में एक तरीके से यूएसएसआर एक तरीके से 1989 में वहाँ से निकल जाता है। और एक तरीके से बाद में हम देखते हैं कि यूएसएसआर एक तरीके से अपने आप में टूट जाता है और उसके जो है 16 देश बन जाते हैं जिनको CIS के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कड़ी में हम देखते हैं चौथा नेशन इराक। इराक को हम जानते हैं कि इराक ने एक तरीके से ईरान पे अटैक किया था। ये अटैक 1980 में किया था और ये अटैक 1988 तक एक तरीके से चलता रहा था। और उसी कड़ी में हम देखते हैं कि इसको एक तरीके से सीरिया जो देश था और सीरिया ने भी कंडेम किया था इराक के अटैक को ईरान पे और इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। इससे इस वार में 2 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए और इससे भी ज़्यादा लोग एक तरीके से प्रभावित हुए। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि इस वार में इराक के द्वारा एक तरीके से इसमें सऊदी अरब और कुवैत से लोन लिया जाता है, एक तरीके से कर्जा लिया जाता है
वो डेट एक तरीके सद्दाम हुसैन चुका नहीं पाते हैं, उस समय के इराक के डिक्टेटर होते हैं। तो उन्होंने 1990 और 91 में एक तरीके से कुवैत पे अटैक कर दिया। जब उन्होंने कुवैत पे अटैक कर दिया तो उनका कहना था कि कुवैत में जितनी ज़्यादा ऑयल रिजर्व फील्ड है वो एक तरीके से इराक के कब्जे में आ जाएंगी और इराक उनका दोहन करेगा और उससे उसकी जो फॉरेन करेंसी है वो एक तरीके से स्ट्रांग होगी। उसके बाद हम देखते हैं ईरान में स्टार्टिंग में देखते हैं तो वहाँ पे डेमोक्रेसी थी। बाद में अमेरिका के द्वारा वहाँ पे ईरान के शाह का शासन आता है, लेकिन उसको 1979 में एक तरीके से टपल कर दिया जाता है और खामनेई वहाँ के एक सुप्रीम लीडर बन के निकलते हैं। तभी से अमेरिका की ईस्ट स्टेट और एक तरीके से ग्रेट ब्रिटेन, रसिया, चाइना, जर्मनी और फ्रांस के बीच में साइन किया जाता है और एक साइड में एक ईरान रहता है। इसके एक तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के स्प्रेड को रोकने के लिए एक तरीके से ये सारे डील साइन किए जाते हैं ईरान के साथ वेस्टर्न कंट्री के द्वारा। तो उसमें हम देखते हैं कि ईरान भी इसमें पड़ता है और उसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें प्रोग्रेस नहीं हो पाती है और बाद में ईरान कहता है कि हम अपना परमाणु बम बनाएंगे। इसी कड़ी में हम देखते हैं, ऑलरेडी इराक को डिस्कस कर चुके हैं, ईरान को डिस्कस कर चुके हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इजिप्ट का। उसमें इजिप्ट में एक तरीके से नसीर उस समय जो है प्रेसिडेंट रहते हैं इजिप्ट के उन्होंने एक तरीके से जो है स्वेज कैनाल को नेशनलाइज कर लिया था। उस समय जो है इजराइल, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी फोर्सेस भेज दी थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर के प्रेशर में इन लोगों ने अपनी फौजें हटा ली। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि कैसे अमेरिका का एक तरीके से दखल हुआ और एक तरीके से इजिप्ट को जो नेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था उसको छोड़ना पड़ा। उसके बाद हम इजराइल में देखते हैं कि इजराइल को अमेरिका ने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया। इजराइल को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया कि उसकी जो भी पॉलिसी होती थी वो अमेरिका के द्वारा फ्रेम की जाती थी, चाहे वो वार हो चाहे वो पीस ट्रीटी हो, बिना अमेरिका के पूरा नहीं होता था। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि वहाँ पे वार होता है तो अमेरिका के द्वारा हमेशा इजराइल को सपोर्ट किया जाता है। जब अरब इजराइल वार हुआ तो उसमें भी यूनाइटेड स्टेट ने एक तरीके से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था इजराइल को। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही।